हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल्फा एस अकेडमी एंड आशा करता हूँ आप सभी सब ठीक होंगे। वी आर एट द लेक्चर 20। अभी तक हमने टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ा। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे नोट्स पढ़िएगा। और ये है कि उस टॉपिक को आपको समझना है कैसे करना है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं लेक्चर नंबर 19 एंड 20। नाउ अभी तक हमने बात करी कि ठीक है यार, ये स्पीशीज़ हैं, ये वाइल्ड लाइफ है। अब देखो उनका एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। अब एक्सटिंक्शन हो रहा है तो भैया उसको बचाने की ज़रूरत भी है। तो बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, हम लोग सबसे पहले एक एक्ट लेके आते हैं। तो हम लोगों ने लाइव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई, ठीक है। इसमें बहुत सारे शेड्यूल दिए गए, 6 शेड्यूल दिए गए इसमें, ठीक है। इट वॉज अमेंडेड इन 2003 एंड 2017। ये क्या कवर करता है एक्चुअली, देखो इसे अब ये एक्ट किस लिए बनाया गया, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। अब जब ये प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रख सके। तो सुरक्षित रख सके मतलब कि उसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट दी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड पनिश दी वायलेटर्स ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स। अब देखो एक सवाल हमेशा आता है कि क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ एनिमल्स हैं? नहीं, इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है, सिर्फ एनिमल्स से कंप्राइज नहीं होती है, प्लांट से भी होती है। इनफैक्ट प्लांट तो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके चक्कर में तो हम लोग खाना खा पाते हैं। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, बैन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है या जिन्हें बहुत जल्दी से जल्दी ज़रूरत है कंजर्वेशन की, उनको कंजर्व करना एंड प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री एंड टू मेंटेन अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस। अब वो कैसे कर पाएंगे वो तो भगवान ही जानता है, बट ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। अब भैया कॉन्स्टिट्यूशनल में भी पाया गया, भाई जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो नेचर और एनवायरनमेंट सब अच्छा था। तो उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्हें ज़रूरत नहीं लगी कि भैया हमें कोई एक्ट या पर्टिकुलर प्रोविज़न डालना चाहिए। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, ह्यूमन्स ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो ये नीड महसूस हुई कि यार हमें अपने आप में या अपने संविधान में हमें कुछ प्रोविज़न चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो उसी पर बेस्ड है, उसी पर लाई करती है। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक डीपीएसपी में आर्टिकल इंसर्ट किया और एक हम डायरेक्टिव और एक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एंटर किया। डीपीएसपी में हम लोगों ने आर्टिकल 48A इंसर्ट किया, ठीक है। ये मतलब अब ये ओरिजिनल में तो होगा नहीं, वो तो ये अमेंडमेंट से लाया गया था। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, पॉलिटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है बोलता है 48A कि भारत के संविधान ने डायरेक्ट किया है किसी स्टेट को। स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। फंडामेंटल राइट्स के लिए भी दी हुई है, डीपीएसपी के लिए भी दी है, कौन कौन से आर्टिकल्स में दी हुई है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। आर्टिकल 51A क्या बोलता है, इम्पोजेज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। इनको ऐसे ही याद कर लेना सीक्वेंस में, या इन सबको याद रखना कि कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी भी। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हमारे पास यार एक वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट था 1887 का, फिर एक वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट था 1912 का, जिसे 1935 में अमेंड किया गया। उसके बाद एक हमारे पास वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया 1935 का, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कि हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी हमारे पास प्रीवियस लेजिस्लेशन थे विच फोकस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग दी वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमारे पास 6 शेड्यूल हैं। तो हमने भैया शेड्यूल 1 में क्या किया, हमने कहा यार इससे तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन चाहिए, इन जानवरों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो उसमें हम लोगों ने बंगाल टाइगर, लॉयन टेल मकाओ क्या होता है, एक टाइप का बंदर होता है, राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोंडम, हॉर्नबिल, निकोबार मेगापॉड, ब्लैक बग, ये मैं आपको बताऊँ ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। शेड्यूल 2 में हमने बोला कि ठीक है यार
शेड्यूल 1 में तो एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, बट इन्हें ये भी जो है इन्हें भी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, और ये जो जानवर हैं इनमें ट्रेड नहीं किया जा सकता। उसमें हमने रेसिस मोंकी, ढोले, बंगाल पर्क्यूपाइन, ढोले एक टाइप का आपका डॉग होता है, वाइल्ड डॉग, किंग कोबरा, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन ब्राउन बेयर। फिर शेड्यूल 3 एंड 4 बोला, हमने बोला कि यार ये एनिमल एंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन इन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो उसमें हम लोगों ने शेड्यूल 4 में कैसे डाल दिया, चीतल जिसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं, भराल जिसको हम ब्लू शिप बोलते हैं, हाइना, नीलगाय, सांबर जिसको डियर बोलते हैं, स्पॉन्जेस, ये सबको हमने शेड्यूल 3 में डाला है। 4 में फ्लेमिंगो, हेयर्स, फाल्कन्स, किंगफिशर्स, मैगपाई एंड हॉर्स शूज। देखो 3 और 4 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का फ़र्क है भाई। 3 में ज़्यादा प्रोटेक्शन है, 4 में थोड़ी सी और कम प्रोटेक्शन है। और देखो 5 अलग इसकी इसलिए क्योंकि इसमें हम किसी भी एनिमल को वर्मिन घोषित कर देते हैं। भाई वर्मिन का मतलब होता है कि इस एनिमल से कुछ नुकसान है, इसमें या तो कोई डिजीज़ है, या ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फूड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे आप लोग हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे तो वहाँ जो है मंकीज़ को वर्मिन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे जो है बंदर जो है पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ खा जाते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे वर्मिन कर रखा है कि वहाँ इनफैक्ट तो कई जगह तो पैसे भी मिलते हैं बंदर को मारने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बोल दिया गया कि ठीक है वर्मिन डिक्लेयर कर दिया है, अब आप इसको मार सकते हैं, इसकी हंटिंग अलाउड है, ठीक है। जैसे कॉमन क्रोस, फ्रूट बैट्स, रैट्स, माइस, कहीं जगह पे नील गाय को भी वर्मिन घोषित किया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ है, शेड्यूल 5 में है। शेड्यूल 6 में हमारे पास सिर्फ 6 प्लांट्स हैं, जिसके कि हमें ख्याल रखना है कि भैया इनकी किसके पास है, पोजेशन, सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन पे ख्याल रखना है। और ये जो है लगाए तभी जा सकते हैं जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन हो आपके पास। तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो 2 तो वांडा ही है हमारे पास, तो रेड वांडा, ब्लू वांडा, एक कुट है, एक पिचर प्लांट है, एक बेडॉम्स केकेड है, और एक लेडीज स्लीपर ऑर्चिड है। इसको आपको लगाना हो तो परमिशन चाहिए होगी, आपको ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये तो बात थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। अब बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की। अब इससे पहले अगर आप हमारे नोट्स में देखेंगे तो हम लोगों ने एक टेबल दिया हुआ है, जितने भी इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनका यूसीएन स्टेटस मैटर करता है उसको हमने वहाँ डाला है। बाकी हॉलिस्टिक पूरे एनिमल्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप उस टेबल से गो थ्रू हो जाइए। मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद कर लीजिए जो करंट में है, एटलीस्ट उतना करके जाइए तो आपका काम हो जाएगा। जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई। मैमल्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पिग्मी हॉग, देखो पिग्मी हॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो थ्रेट्स तो हमेशा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ हैबिटेट, या उसका प्रे, या उसका जो खाने का सोर्स होगा एनिमल का वो नहीं रहेगा, या उसका इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या जो उसका नीश है उसको डिस्टर्ब किया गया होगा। ये 4-5, या ह्यूमन ग्रेजिंग हो जाएगी लैंड्स में, या ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी। ये 5-6 फैक्टर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं जो भी आपके थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो थ्रेट्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हैबिटेट देखते हुए चलेंगे। तो पिग्मी हॉग, इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। ये आपका ट्राइगल आइसलैंड्स इन दी, अगर आप गंगा के किनारे अगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाले एरिया में जाएंगे, नेपाल को निकल जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। देन कोंडाना रेड, देखो कोंडाना रेड जो है सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये नॉक्चर्नल बरोइंग करता है। देखो नॉक्चर्नल मतलब जैसे आप सब लोग अभी बैठ के कई सारे रात को ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप लोग नॉक्चर्नल हैं, ठीक है, जो रात को जागते हैं, ठीक है। नॉक्चर्नल का मतलब होता है जो रात को जागते हैं। उनका हैबिटेट क्या होगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल स्क्रब। फिर नामदम्पा फ्लाइंग स्क्विरल, देखो नामदम्पा याद रखना, नामदम्पा एक नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाएगा। देन मालाबार की बेड, मालाबार देखो कहाँ होगा, केरला में होगा, ऑफकोर्स ये बात है। एक्सक्लूसिवली पाया जाता है ये वेस्टर्न घाट्स में। इसका हैबिटेट क्या है, वुडेड प्लेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। देन सुमात्रन राइनोसोरस की बात करें तो बेसिकली जो 5 प्रजाति होती हैं राइनोसोरस की, उसमें सबसे छोटा जो है वो सुमात्रन है, ठीक है। और जावन जो है वो तो इंडिया में एक्सटेंड हो गया, लेकिन कहीं कहीं पाया जाता है। और जावन भी ये कहीं अभी मतलब ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो कहीं कोचिंग वाले तो आपको 5 के 5 नाम दे देंगे और उसका भी आपको स्टेटस करेंगे। मैं तो बोलता हूँ किसी 5 में से किसी 2 का स्टेटस याद रख लो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाकी सबको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देन कश्मीर स्टैग हंगुल एक टाइप का डियर होता है, स्टेट एनिमल है JNK का, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये भी। देन मरीन एनिमल्स की बात करें तो इंडिया की जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है कौन सी है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। और इसको सूसू भी बोलते हैं क्योंकि ये वैसी आवाज़ निकालती है, ठीक है। और एक इंडस रिवर डॉल्फिन है, इराडवे
रिवर डॉल्फिन है जो म्यांमार आपके नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। देन डगोंग है, डगोंग क्या होता है, सी काऊ है लेकिन ये वनरेबल है, इसको हंटिंग बहुत, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल होता है ये, ठीक है। अब एक्सेप्शंस की बात करें तो एग लेइंग मैमल्स, देखो मैमल्स जो हैं बेसिकली सीधा बच्चों को ही जन्म देते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स, सिर्फ 5 लिविंग मैमल्स ऐसे हैं जो एग्स मतलब एग्स देते हैं पहले, ठीक है। वो क्या है, ओविपेरस है। तो उसको क्या वो उनको क्या बोलते हैं, मोनोट्रीम बोलते हैं। तो मोनोट्रीम कौन होते हैं, दे आर एग लेइंग मेंबर्स। 5 टाइप के होते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर साइड में देखोगे राइट साइड में न्यू गिनिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन एक चीज़ होती है मार्सोपिल्स। कंगारू देखा आपने, हैं कंगारू देखा ना, कंगारू का बच्चा कहाँ रहता है, उसके पेट में रहता है। तो उसी वो जिनके पास एक पाउच होता है जो पाउच में वो बेबी को रखते हैं, ठीक है, उनको मार्सोपिल्स, उस टाइप के एनिमल्स को मार्सोपिल्स बोला जाता है, ठीक है। देन बर्ड्स की बात करेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी है, एक जर्डन कर्सर है। देखो इसमें ना हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछते हैं, बार बार हमें दिखती हैं, हमने उन्हीं का नाम लिखा है, ठीक है। जर्डन कर्सर एक नॉक्टर्नल बर्ड है, मतलब रात को आती है, और ये आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। देन फॉरेस्ट आउटलेट की बात करें तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, बहुत जगह जहाँ ड्राई डेसिडियस होगा वहाँ मिल जाएगा आपको। एंड देन वाइट पैलेट हिरॉन। देन एक होती है बंगाल फ्लोरिकान, ठीक है। इसका जो मीटिंग डांस है वो बड़ा फेमस है, तो उसके लिए ये बड़ी फेमस है, ठीक है। बंगाल फ्लोरिकान जो है मीटिंग डांस के लिए बहुत फेमस है। ग्रासलैंड्स में होती है, स्क्रबलैंड्स में होती है जहाँ छोटी छोटी घास होंगी, ठीक है। देन बात करते हैं हिमालयन क्वेल की, तो ये स्टीप स्लोप्स पे होती हैं, स्टीप हिल साइड्स पे होती हैं। देन पिंक हेडेड डक की बात करें तो ये पूल्स, मार्शेस, श्वेंस, जो वेटलैंड टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पे मिलती है। देन सोशेबल लैपविंग की बात करें तो ये फैलो फील्ड, खाली जो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, या स्क्रब डेजर्ट वहाँ पे मिलेगी। देन साइबेरियन करते हो, साइबेरियन क्रेन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी स्पीशीज है, साइबेरिया से सीधा घूमते हुए वाया इंडिया नीचे से, और ये साउथ अफ्रीका के टिप तक जाती है, ठीक है। और इसका बहुत सारे वेटलैंड्स में ये रिसाइड करती है। ऐसी एक केवला देव नेशनल पार्क है राजस्थान, वहाँ पे आके ये रुकती है, ठीक है। देन बर्ड्स माइग्रेशन, पहले बर्ड्स माइग्रेशन देख लेते हैं। देखो माइग्रेशन क्यों करती हैं बर्ड्स, ठीक है। एक उनका रेगुलर पैटर्न होता है कि वो उस एक पर्टिकुलर समय पे, अब ऐसा नहीं है कि 6:25 पे वो निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक पर्टिकुलर कुछ सीज़न होंगे, जब वो सीज़न या क्लाइमेट वैसा बन जाएगा तो वो रेगुलर मूवमेंट या रेगुलर पैटर्न होगा, हर साल वैसे ही होगा। एंड इट इज़ डन टू अवॉइड एक्सट्रीम फैक्टर्स या एडवर्स फैक्टर्स लाइक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। या उनको वहाँ पे जैसे अब साइबेरियन क्यों माइग्रेट करेगी भाई, साइबेरिया में सर्दियों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों में दिसंबर में कितनी बर्फ़ जम जाती है, ठंडा हो जाता है, तो कैसे सर्वाइव करेंगी, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं किधर, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, कई लोग ब्रीडिंग क्योंकि कंडीशंस उनकी प्रॉपर नहीं रहती जहाँ वो रहती हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं दूसरे जगह पे। जैसे आपको ऑलिव रिली टर्टल्स है, वो आपका गहीर माथा जो आपका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहाँ पे आके वो नेस्टिंग करते हैं। भैया वो पानी में भी बहुत थोड़ा ना पानी में एग्स ले नहीं कर सकते, बट उनका जो सिस्टम है वो उस प्रकार से, वो वहाँ आते हैं, उसको जो पूरी नेस्टिंग होती है उसको अडिस अबाटा बोलते हैं, वहाँ पे आके नेस्ट करते हैं, वहाँ पे एग्स देते हैं, उनके साथ रहते हैं महीने 2-3 महीने वहाँ रहते हैं। और भारत सरकार उस जो डायरेक्शन में बहुत सारा काम भी कर रही है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो नेस्टिंग कंडीशंस के लिए, कंपटीशन कम रहे, सेफ नेस्टिंग साइट्स हैं, इन सब के लिए जो है वर्ड्स माइग्रेट करती है। इनफैक्ट ये रीजंस आप किसी भी माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। देन बात करें कोरल्स हमने आपको बता दिया, एक कोरल लीव्स होती हैं, एक फायर कोरल्स होते हैं। फायर कोरल्स कुछ जेली फिश की तरह होते हैं, जैसे आप उन्हें छुएंगे ना तो आपको एक बर्निंग सेंसेशन होगी, जैसे आप जेली फिश को छूने के बाद होती है। इंडियन ओशन में पाए जा सकते हैं। उनका जो है डेकोरेशन और ज्वेलरी में बड़ा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उनका जो थ्रेट है वो उनको ये है। माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ इंडिया की बात करें, जल्दी से देख लेते हैं, याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लेते हैं कि विंटर बर्ड्स कौन सी हैं। साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन टील, येलो विकटील, वाइट वेकटील, नॉर्दर्न शोलेवार। देखो याद करने की जरूरत नहीं, देखो अब क्या हुआ कि कहीं शोलेवार दिख गया आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये भी पता होगा ना कि शो वेलर एक टाइप की बर्ड है, आपका काम हो जाएगा। फ्लेमिंगो एक टाइप की बर्ड है, आपका काम हो जाएगा। रोजी पेलिकान, ठीक है। वुड सैंड पाइपर, स्पॉटेड सैंड पाइपर, यूरेशियन पेंगुइन, ब्लैक टेल गॉटविट, स्पॉटेड रेडशैंक, स्टार्लिंग ब्लू थ्रोट, लॉन्ग बिल्ड पिपेट, ठीक है। देन समर की बात करें, एंशियन कोयल जो कू करती है ना कोयल, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, यूरेशियन गोल्डन ऑरेल,
कॉम डक, ब्लू चिक बी ईटर, ब्लू टेल्ड बी ईटर कुकूज, ये क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो कितनी दिक्कत हो रही है बोलने में। अब बात करते हैं जो एनिमल में डिजीजेज लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि रेबीज़ हमें ही होता है, रेबीज़ बहुत सारे एनिमल्स को होता है, जैसे, और वो किसकी वजह से होता है, रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। टाइगर, लायंस, बियर्स, मंगूस, स्क्वायरल, इन सब में होता है। एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स की वजह से होता है। बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, किस में होता है, गौर, चीतल, गौर मतलब भैंसा टाइप का जो होता है, चीतल, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर। ट्यूबरक्लोसिस कैसे किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम एसपीपी, इंडिया ह्यूमंस में भी ये माइकोबैक्टीरियम एसपीपी से होता है। डियर, कैट, प्राइमेट्स, एलिफेंट। देन एफएमडी, ये बड़ा कॉमन डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा ये आपको गाय वाय में मिलेगा, जो आपके पशु होते हैं उसमें एफएमडी बहुत होता है। एफएमडी वायरस की वजह से होता है। गौर, नीलगाय, चीतल, सांबर, आपकी जो नॉर्मल एनिमल हस्बेंड्री है उसमें एफएमडी हो जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़। देन रिंडरपेस्ट किसी वजह से होता है, माइक्रोबिली वायरस की वजह से। डियर, वाइल्ड पिग, वाइल्ड बफेलो में पाया जाता है। देन ट्राइपोसोनिया सोमिया वायरस जो होता है, ये भी होता है, ये पाया जाता है टाइगर, एलिफेंट, सांबर, मकाऊ को होता है। ऐसे ही एक टैक्सोप्लाज्मोसिस होता है, वो टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से ही जो है लोग स्पीसीज़ में जो है आपका बीमारी फैलती है, और वो उनके लिए जो बीमारी फैलती है लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जो आप चिकन खाते हैं, चिकन्स में बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको पालना बहुत मुश्किल होता है, उनमें बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है। इसलिए जो लोग बिज़नेस करते हैं इन दी फील्ड ऑफ पोल्ट्री, उनको पता होगा कि कितना नुकसान हो जाता है लोगों को कई बार सिर्फ हल्का सा वायरस आने की वजह से। आपने देखा कितनी मास कलिंग होती है उसके बाद कहीं वायरस आ जाए तो, ठीक है। देन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की बात करें, देखो IUCN की एक रिपोर्ट है, वो ये बोलती है कि 1/4 ऑफ द मैमल्स इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि हमने जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब किया, हमने जो एनिमल्स का हैबिटेट है उसे डिस्टर्ब किया है, जो उनकी नेचुरल सोर्सेज थे उसे डिस्टर्ब किया है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम एक्सपेडाइटली मूव हो रहे हैं किसके प्रति, एक एक्सटेंशन के प्रति। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण है, और वो होता नेचुरल एंड मैन मेड कॉज, दोनों की वजह से होता है। अब उसमें एक चीज़ होती है स्टोकास्टिक प्रोसेसेस। देखो स्टोकास्टिक प्रोसेसेस वो होते हैं जो बाय चांस या रैंडम इवेंट्स होते हैं, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, बस वो हो जा रहे हैं। हम मतलब मान लिया आपने एक बॉल फेंकी पड़ोसी के यहाँ, वहाँ से एक कोई आपको देखने आ गया, आप खुश हो गए, तो हो गया एक टाइप का स्टोकास्टिक इवेंट है। आपने बॉल तो छक्के के लिए मारी थी, लेकिन आपको और भी कुछ मिल गया, ठीक है, आपको किसी और का दीदार भी हो गया। तो ये क्या है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक टाइप का, ठीक है, जिसको चांस या रैंडम इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है, कि बाई चांस एंड रैंडमली हो गया, है ना। बोलते हैं ना कि यार मुझे उससे पहली नज़र वाला प्यार जो होता है ना, वो रैंडम, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही होता है वो एक टाइप का, क्यों बाई चांस हो जाता है, वो कोई सोच के नहीं आता, बस आप देखते हो और हो जाता है, ठीक है। दैट इफेक्ट द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब जैसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वेदर पैटर्न, अब क्योंकि आपके पास मशीनरी है, डेटा को आप एनालाइज करते हैं, टाइपोग्राफिक डाटा आपके पास अच्छा आता है, क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छी है, आपके पास एल्गोरिदम्स अच्छे हैं, तो आज जो वेदर पैटर्न जो है अच्छे से प्रिडिक्ट हो पा रहे हैं। बट फिर भी 100% प्रेडिक्शन सही नहीं होती है, 65% सही होती है। तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ वेदर पैटर्न क्या है, एक टाइप का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। अब देखो जो बेसिकली चेंज हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी हो रहा है और ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से भी हो रहा है। और कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो ह्यूमन की वजह से डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ह्यूमन क्योंकि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से वो एक टाइप का क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। जैसे और होता क्या है, जब आपका एक्सटिंक्शन होता है, सबसे पहले तो जनसंख्या घटेगी, अबंडेंस कम होगी, जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी, डिस्पर्जल जो एबिलिटी है किसी भी स्पीशीज़ की वो कम होगी, इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है ये सब कम हो जाएंगे, अनस्टेबल पॉपुलेशंस हो जाएंगी, हाई ट्रॉपिक स्टेटस हो जाएगा, लो अडल्ट सर्वाइवल रेट हो जाएगा, ठीक है, कि अडल्ट्स की मौत जल्दी हो जा रही है। देन लो इंट्रेंसिक रेट पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन नहीं हो रही है, बॉडी साइज, फिकेंडिटी, डाइटरी स्पेशलाइजेशन, डिजीजेस, ये सब जो हैं आएंगे, और इन सब की वजह से जो है ये सब एक स्पीशी में देखने को मिलेगा आपको। अब ये देखने के लिए क्यों मिलेगा, क्योंकि नेचुरल एक तो आपका नेचुरल होगा, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हो गई,
या क्लाइमेट चेंज हो गया, या टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, या वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई। अब ये भी देखो, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन में तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बड़े हैं। अब आप वेदर्स को तो नेचुरल इवेंट ही मानेंगे, लेकिन उसका अंडरलाइंग कॉज ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, ठीक है। देन लेट ऑर्डोवेशन ग्लोबल ग्लेशिएशन हो गई, देन क्रिटेशियस एक्सटेंशन हो गई, तो ये सब क्या है, नेचुरल एक्सटेंशन है। देन आर्टिफिशियल जो हमारे ह्यूमन मेड है, तो दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे हमने सीधा ही किसी जानवर को मार दिया, ठीक है, और हमने उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया और वो तब मर गया, तो वो इनडायरेक्ट कॉज हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉजेज क्या क्या हो गया आपके, हंटिंग, कलेक्शन, कैप्चर एंड परसिक्यूशन। इनडायरेक्ट कॉज क्या हो गया आपके, हैबिटेट लॉस, मॉडिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ भी बाई चांस हो सकती है या जानबूझ के की जा सकती है, तो हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं तो ह्यूमंस को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ह्यूमन को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, जंगल साफ करते हुए चलते हैं। अब जंगल साफ करते हैं तो जंगल तो जानवरों का है, और ह्यूमंस जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अब भैया रेल जानी है, अब वो रेलवे लाइन जानी है, तो रेलवे लाइन वो जंगलों के बीच में से भी जाएगी, पहाड़ों से भी जाएगी, पानी के ऊपर से भी जाएगी। चलो पानी के ऊपर आपने पुल बना दिया, लेकिन जंगल की वजह से रेल जा रही है। अब वहाँ आपका पड़ गया एक एलिफेंट क्रॉसिंग, या रात को वहाँ से जानवर क्रॉस होते हैं, तो उनको थोड़ा ना पता कि आपने रेलवे बना रखी है, तो कई बार आप अंडरलाइन पास बनाते हैं या ऊपर से बनाते हैं, कॉरिडोर्स बनाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या कंजर्वेशन मेथड्स हैं। तो क्या हो गया कि ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है, क्यों, ड्यू टू द डिमांड फॉर स्पेस is continuously growing, and that's why the human and wildlife conflict is increasing day by day। जो हमारी ग्रोथ है इको टूरिज्म की, है ना। अब कुछ कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, JNK, नाउ देयर इकोनॉमी, मैनी पीपल देयर आर डिपेंडेंट ऑन द इको टूरिज्म, है ना। साइट सीइंग देखते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, है ना, इस टाइप की चीज़ें चलने लगी हैं, ठीक है। आप लोग जाओ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पन्नी फेंकी है, गंदा करिए है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पन्नी जो इम्पैक्ट हिमालयाज़ को करती है, वो प्लेन्स में उतना इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि वो प्लेन्स में आप जब करोगे, घर के पास फेंकोगे उसको, तो कोई ना कोई म्यूनसिपल वाला उसको उठा के ले जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक 13,000 एल्टीट्यूड के ऊपर फेंक के आओगे ना, तो वहाँ से कौन उठाएगा, वहाँ से नेचर उठाएगा उसको, और नेचर अपने अंदर दबाएगा, और उसका जो लॉस है या उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबा होगा। दस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ इंक्रीज्ड, एंड उससे होता क्या, इरेडिकेशन ऑफ स्पीशीज़ होती है, हैबिटेट लॉस हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि हमारा हैबिटेट कम हो गया। अब भैया कल तक जो है शेर पूरे में घूम रहा था, आपने एक रेलवे लाइन यहाँ बचा दी, अब 2 शेर यहाँ के मर गए, तो अब शेरों में मीटिंग में उन्होंने बोला यार छोड़ो, उधर जाना ही नहीं है, इधर वाले इधर रह गए, इधर वाले इधर रह गए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फिनेंशियल लॉस भी हो रहा है आपको, ठीक है। आपको कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी जो इन पे डिपेंडेंट थी, पहले तो आप इनके पास पूरा फॉरेस्ट था, अब ये जो कम्युनिटी थी इधर, इसके पास इतना ही फॉरेस्ट रह गया, इसके पास इधर जो थी इसके पास कम रह गया, तो ये क्या है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी है। तो एक चीज़ जो है इज़ लीडिंग टू दी अदर, ठीक है। और एक काम आप करते हो या एक एक्टिविटी आप करते हो, उसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों पे जो ह्यूमंस हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और जो प्लांट्स वहाँ पे हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बैरियर्स बना सकते हो। कई लोग बाड़ लगा देते हैं, अब क्या हुआ कि बाड़ लगाई, उसमें करंट छोड़ा, तो करंट से कहीं जानवर मर जाते हैं, बट आपको अपनी जान बचानी है। गार्डिंग कर सकते हो, जो क्या बोलते हैं गश्त होती हैं या पेट्रोलिंग होती है उसको बढ़ा सकते हो। जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको दूर कर सकते हो वाइल्ड लाइफ से। देन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ में, मिटिगेशन मतलब जब एक बार कांड हो गया उसके बाद आप मिटिगेट करने के लिए कंपनसेशन दे सकते हो, इंश्योरेंस दे सकते हो, इंसेंटिव दे सकते हो। एक चीज़ होती है कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो उसमें, है ना, रेगुलेट करो हार्वेस्ट को, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन कर सकते हो, लोकल पॉपुलेशन की हेल्प ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट करके एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट आप करते क्या क्या हो वो ज़्यादा मायने रखता है, रादर देन कि आप कर क्या सकते हो। आप कर बहुत कुछ सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑन दैट नोट वी विल एंड हेयर, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय, टेक केयर।